पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th हिस्ट्री की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हम 1 to 3rd चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें ये था कि किस तरीके से यूरोपी भारत आते हैं, कैसे कैसे व्यापार करते हैं और उसके बाद फिर बाद में किस तरीके से उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया जो अंग्रेज़ थे, और फिर मुग़लों से संघर्ष करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समूह चैप्टर 4 से लेकर यहाँ पर क्योंकि उन्होंने मुग़लों से संघर्ष किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद जो जनजातीय लोग हैं तो उनका भी जो जंगली वाला एरिया होता है उसको भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इस तरीके से कई जनजातीय विद्रोह भी हुए थे। तो यहाँ पर चैप्टर 4 में जनजातियों के बारे में बताया गया है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। और यहाँ पर हम जो 3rd, 4th और 5th की ईवीएस की समरी है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो हिस्ट्री है, ये अभी जो क्लास 8th की समरी चल रही है, ये भी कंप्लीट होने के बाद इसकी भी पीडीएफ हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और समझते हैं यहाँ पर जनजातियों के बारे में। जो चैप्टर 4 है, जनजाति की यदि हम बात करें तो आम भाषा में आदिवासी कहा जाता है। प्राचीन काल में इनका जीवन पूरी तरीके से वनों पर निर्भर था। ये लोग वन संसाधन का उपयोग सही ढंग से करते हैं। इनके दैनिक जीवन की अधिकांश ज़रूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती है। एक्चुअली ये जंगल में ही रहते थे अधिकांशतः, और इनकी जो दैनिक जीवन की ज़रूरतें थी वो सब जंगल से ही पूरी होती थी। और ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जंगल को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इस वजह से विद्रोह होना तो तय ही था। आगे हम देख लेते हैं, झूम खेती की भी बात यहाँ पर की गई, क्योंकि जो जनजातीय लोग होते हैं वो झूम खेती करते हैं। तो वो जंगल के किसी स्थान के पेड़ पौधे को काट छाट कर साफ करके खेती करना और फिर दूसरी जगह खेती करने के लिए यही प्रक्रिया दोहराना, तो ये झूम खेती कहलाती है। और झूम खेती का जो अन्य नाम है वो है स्थानांतरित कृषि, क्योंकि ये लोग जंगल के एक एरिया में खेती करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे जंगल को साफ करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस वजह से इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। एंड भारत में जो झूम खेती है ये मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। इसके अलावा जो झूम खेती है इसके कई अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि उत्तर पूर्वी जो भारत है, यानी कि यही हमारा हो गया मिजोरम, मतलब मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड वगैरह। तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पर झूम खेती को झूम खेती के नाम से ही जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यहाँ पर दीपा खेती के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में बेवार कृषि और आंध्र प्रदेश में पोड़ू कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए भारतीय राज्य। उसके अलावा विश्व की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मलेशिया में इसे जाना जाता है लदांग के नाम से, व ब्राज़ील में रोका के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ नाम हैं झूम कृषि के, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं स्लीपर। तो लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी, ये प्राचीन टाइम की बात है कि उस टाइम लकड़ी का तख्ता होता था जिसके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी और उसको स्लीपर कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट आपकी एससीईआरटी में मेंशन था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि तेज़ी से ख़त्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की और सन 1865 में वन अधिनियम भी बन गया, यानी कि वन विभाग की स्थापना की थी 1864 में और 65 में अधिनियम भी बना दिया। इसके अलावा सन 1878 में अंग्रेज़ों ने एक कानून के तहत जंगल को 2 भागों में बांटा। यहाँ पर जो बड़ा भाग होता था जंगल का, तो बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित जंगल घोषित किया। सरकार ने यहाँ अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया,
यानी कि यहाँ पर जो आम जनता है वो लोग आ जा नहीं सकते थे, तो इस वजह से जो जनजातीय लोग हैं वो भी नहीं जा सकते थे। एंड जो दूसरा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र, वो आम लोगों के लिए उन्होंने रखा। आगे हम बात कर लेते हैं बेगारी की, कि बेगारी किसे कहा जाता है। तो बेगारी से मतलब होता है कि बिना वेतन या मजदूरी के ही काम करना, ये बेगारी कहलाती है। और जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी से मतलब होता है कि कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के ही मालिक के यहाँ काम करते रहना, और जब तक रकम जो है वो सूद समेत चुक ना पाए तब तक जो कोई व्यक्ति है वो काम करता था। इसे ही बंधुआ मजदूरी कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दिक्कू, कि दिक्कू किसे कहा, मतलब दिक्कू एक शब्द मेंशन है एससीईआरटी में, तो दिक्कू से मतलब क्या है। तो दिक्कू जो होता है वो गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे जनजातीय लोग, उन्हें दिक्कू कहते थे, और अंग्रेज़ों को भी वो दिक्कू ही कहते थे। मतलब यहाँ पर गैर आदिवासी से मतलब है, क्योंकि जो दिक्कू वर्ड है ये जनजाति यूज करते थे, यानी कि जो जनजाति हैं वो दिक्कू किसको कहते थे, जो गैर आदिवासी सेठ थे या महाजन थे या फिर जो अंग्रेज़ थे, इन सभी को वह दिक्कू के नाम से जानते थे। यानी कि इन सभी को जो जनजातीय लोग हैं वो दिक्कू कहते थे। आगे हम बात कर लेते हैं कंद जाति। कंद जाति का विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था, और ये कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। तो जो कंद जाति के लोग हैं इन्होंने विद्रोह किया था जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध, क्योंकि जो उस टाइम साहूकार थे, तो मतलब जो ये किसान लोग थे तो ये ऋण वगैरह ले लेते थे, और पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो साहूकार भी क्या करता था, एक के दो लिख लेता था। इस तरीके से जो किसान आदमी है वो कर्ज में डूबता चला जाता था। तो इस चीज़ से परेशान होकर कंद जाति के जो लोग हैं उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध एक आंदोलन कर दिया। और ये कहाँ का आंदोलन है, कंद जाति का आंदोलन, तो ये है उड़ीसा में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी भारत में गारो, खासी एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ था, तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा जानेंगे। बिरसा मुंडा का जो जन्म है ये 15 नवंबर 1874 को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना के अंतर्गत उलिहात गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलखंड में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी। आगे की यदि बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी, और शुरू में बिरसा मुंडा अपने समुदाय के कुछ लोगों के साथ मिलकर ईसाई धर्म स्वीकार किया, किंतु बाद में फिर से मुंडा बन गया। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम जो ईसाई मिशनरी थे, मतलब जो अंग्रेज़ थे, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इसी चक्कर में आकर के बिरसा मुंडा है उसने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, किंतु बाद में फिर से उसने अपना ही धर्म, मतलब वह फिर से मुंडा बन गया था। आगे हम बात करें कि 1895 में बिरसा को अपने कुल देवता सिंह बोगा से प्रभावित होकर एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। इसी वजह से जो बिरसा मुंडा है, इसको मुंडा समुदाय के जो लोग हैं वो भगवान ही मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जातियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। आगे हम बात कर लेते हैं उनके अनुयायी उसे पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार शुरू किया। अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है, ऐसा वो प्रचार प्रसार करने लगे। इसके अलावा उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को राजस्व न दें और ज़मीन का उपयोग बिना राजस्व दिए ही करें, यानी कि कर देने से उसने मना कर दिया कि कोई भी कर अंग्रेज़ों को नहीं देना है, हमारी ज़मीन है और हम अपनी ज़मीन का उपयोग बिना राजस्व दिए ही करेंगे। इस कारण अंग्रेज़ सरकार ने उसे जेल में डाल दिया और 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने अपना पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया था। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 की ही डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि पहला विद्रोह बिरसा मुंडा ने ईसाइयों के खिलाफ यही वाला किया था 25 दिसंबर 1899 को।
आगे हम बात कर लेते हैं 2 जून 1900 को हैजा बीमारी के कारण बिरसा की मृत्यु रांची के जेल में हो जाती है। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद भी ये विद्रोह थमा नहीं, बल्कि इसने और गहरी जड़ें जमा ली थी। एक्चुअली जो बिरसा मुंडा था, इसने इतना ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद भी ये विद्रोह थमा नहीं था, बल्कि ये इस विद्रोह ने और ज़्यादा गहरी जड़ें जमा ली थी। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालिक आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल गठित किया गया, ताकि समस्या को नज़दीक से समझा जा सके। यानी कि 2 मंडल नियुक्त किए गए, ताकि जो समस्याएं आ रही थी कि आखिर जो ये जनजातियां हैं इतना विद्रोह क्यों कर रही हैं, इन सभी समस्याओं को और नज़दीक से समझा जा सके। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यानी कि पहले जो 1902 में गुमला तथा खूंटी अनुमंडल गठित किया गया था, तो वो इस वजह से गठित किया गया था कि जो आदिवासी लोग हैं वो क्यों इतना विद्रोह कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। तो इस वजह से फिर बाद में एक काश्तकारी अधिनियम 1908 भी बनाया गया, जिससे कि आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। आगे हम बात कर लेते हैं, इससे ज़मीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातियों को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। क्योंकि जो जनजाति हैं वो विद्रोह कर रहे थे लगातार, तो फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इस वजह से फिर उन्होंने एक अधिनियम बनाया और उनको संरक्षण भी दिया, और साथ ही उनकी जो ज़मीन थी उनको छीनने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। आगे बात कर लेते हैं, इंग्लिशमैन, पायोनियर और स्टेट्समैन ने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना की। यानी कि ये समाचार पत्र थे, और इन समाचार पत्रों में जो अंग्रेज़ सरकार की आलोचनाएं हैं, बुराइयां हैं, उनके बारे में प्रकाशित होता था। तो ये ऐसे अखबार हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना की है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व भारत में आंदोलन। तो यहाँ पर एक जेलियांगरोंग आंदोलन हुआ था। उत्तर पूर्वी भारत के अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल आंदोलन किया। 19वीं शताब्दी में कई बार विद्रोह किया नागा जनजाति ने, और सन 1891 में मणिपुर के युवराज टिकेंद्र जीत को फांसी देकर अंग्रेज़ों ने उन पर अपना अधिकार कर लिया। तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ा। यहाँ पर ये जो नाम है टिकेंद्र जीत, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी SCERT में दिया है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो टिकेंद्र जीत थे ये पहले बात तो कहाँ के थे, ये थे मणिपुर के, और इनको फांसी कब हुई थी, 1891 में। और इनकी फांसी के बाद इन्होंने वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तब जो नागा जाति है इसका विद्रोह और जोर पकड़ा, यानी कि इस विद्रोह ने और गहरा रूप ले लिया। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस समय मणिपुर में लियांगमेई एवं रंगमेई नामक जनजाति की बहुलता थी। ये जो रंगमेई है ये नागा ही जनजाति होती है, इसका अन्य नाम है, तो ये आपको याद रखना है। जदोनांग नामक एक रंगमेई जनजातीय नेता के नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया। राजनैतिक सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु। यानी कि जो जदोनांग है ये नागा जनजाति का था, या फिर रंगमेई भी कह सकते हैं। तो जो जदोनांग है ये जनजातीय नेता का नेतृत्व कर रहे थे, और इन्हीं के नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया था। और क्यों किया था, जो अपना सामाजिक जो उनका सामाजिक स्तर था और राजनीतिक, या फिर जो वहाँ पर विदेशी घुसपैठ हो रही थी, विदेशी कौन, अंग्रेज़, तो इन सभी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ये विद्रोह हुआ था। आगे हम बात करें जदोनांग के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। जदोनांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन विंडालू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना की थी। 29 अगस्त 1929 को जदोनांग को फांसी हो जाती है। फांसी के बाद इनकी जो बहन थी विंडालू, इसने विद्रोह को जारी रखा था। 1932 में इस आंदोलन को दबा दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा विंडालू को जेल भेजकर आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। यानी कि जो जदोनांग थे, इनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन ने इस आंदोलन को जारी रखा, किंतु अंग्रेज़ों ने 1932 में उन्हें भी
जेल भेज दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। आगे हम देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, और इनको जो सज़ा है बिंडालियों को कब दी गई थी, 1932 में। तो 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसमें भी गिंडालियों ने साथ दिया था। आगे हम बात कर लेते हैं 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। ये भी आपकी एनसीईआरटी में एक मेन पॉइंट के रूप में था, तो ये आपको याद रखना है कि जो नागालैंड की स्थापना है कब होती है, ये होती है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। आगे हम देख लेते हैं झारखंड विद्रोह, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, झारखंड में हुआ था, और इसके जो प्रमुख थे वो सिद्धू और कान्हू थे। इसके अलावा सिद्धू की बहनें फूलो और झानू ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर सैनिकों को तलवार से मार गिराया। यानी कि इसके जो प्रमुख थे वो सिद्धू और कान्हू थे। इनके साथ साथ इनकी जो बहनें थी, इन्होंने भी अहम रोल निभाया था। इनकी जो बहनें थी फूलो और झानू, इन्होंने भी अंग्रेजी कैंप में घुस करके उनको मार गिराया। इसके अलावा 2 महिलाएं और थीं, राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गणासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं संथाल विद्रोह में प्रमुख। तो प्रमुख तो सिद्धू और कान्हू थे। इसके अलावा जो उनकी बहनें फूलो और झानू, उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया। और इसके अलावा राधा और हीरा नाम की भी 2 प्रमुख महिलाएं थीं, जिन्होंने गणासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग करके अंग्रेज़ों से विद्रोह किया था। आगे अभी हम बता ही चुके हैं कि जो मुंडा विद्रोह है ये 1899 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत को पढ़ लेते हैं। तो जात्रा भगत के बाद लीथो उरांव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। और गौंड विद्रोह की बात कर लेते हैं। यानी कि जो ताना भगत आंदोलन था, ये जात्रा भगत कर रहे थे, किंतु जात्रा भगत के बाद लीथो उरांव नाम की एक जनजातीय महिला ने इसका नेतृत्व संभाला था। तो इसमें इतना ही था। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो ताना भगत आंदोलन है, यहाँ पर जात्रा भगत के बाद किसने उसका नेतृत्व संभाला, तो ये संभाला था लीथो उरांव नामक एक महिला ने। अब हम बात कर लेते हैं गौंड विद्रोह की। तो गौंड जनजाति के क्षेत्र में गौंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में 1950 के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। आगे हम बात कर लेते हैं अगला चैप्टर, शिल्प एवं उद्योग। यहाँ पर हम शिल्प और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का सर्वप्रथम व्यापार कालीकट से शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कौल्की नाम दिया था। तो पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था कि जो वास्को डी गामा आया था, तो वो कहाँ पर पहुँचा था, वो सबसे पहले कालीकट ही आया था भारत, मतलब कालीकट बंदरगाह में आया था भारत में। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का जो व्यापार है वो भी कहाँ से शुरू हुआ, कालीकट से ही शुरू हुआ, और इस वजह से उन्होंने अपने सूती कपड़ों को कौल्की नाम भी दिया था। और आगे बात कर लेते हैं, बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था। देखिए ये सारे पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये सब याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योगों की स्थिति खराब होने लगी थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। एक्चुअली मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, और पतन होने के बाद फिर कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं बची थी जो काफ़ी मजबूत हो। तो इस टाइम राजनीतिक अस्थिरता भी हो गई, और साथ ही विदेशी आक्रमण भी हो ही रहे थे, और यूरोपीय व्यापारियों का आगमन भी हो गया था। तो इस कारण से जो भारतीय व्यापारी हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। 1720 ईस्वी में कैल्को अधिनियम बनाया, और ये किसने बनाया था, इंग्लैंड ने बनाया था। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसके बावजूद भारत में बने कपड़े की मांग हो रही थी। तो जो इंग्लैंड वासी थे, अंग्रेज़ थे मतलब, उन्होंने कैल्को अधिनियम बनाया था। और क्यों बनाया था कि जो भारतीय कपड़ा था, जो सूती कपड़ा था, छापेदार और छींट, इसके इस्तेमाल पर इन्होंने रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी भारत में बने कपड़े की मांग की जा रही थी। तो ये आपको अधिनियम याद रखना है, और ये अधिनियम क्यों बना था, कपड़ों की रोक के लिए बना था, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद भारतीय मांगों को बढ़ता देख सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो महारानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया था, यानी कि और कोई भी कंपनी या फिर अन्य व्यापारी पूर्व के साथ व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार प्राप्त था। किंतु भारतीय मांगों को बढ़ता देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा इसको हटा करके मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, यानी कि अब हर कोई व्यापार कर सकता था पूर्वी देशों के साथ। आगे हम बात कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति आने पर मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए थे। तो ये दो मुख्यतः केंद्र आपको याद रखने हैं कि औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों का मतलब उद्योगों की स्थापना हुई, तो वहाँ पर उस टाइम मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति के टाइम कौन से दो प्रमुख केंद्र हैं जो बड़े केंद्र बने थे सूती वस्त्र उद्योग के, तो मैनचेस्टर एंड लंकाशायर। आगे हम बात करते हैं सन 1854 में मुंबई में पहले सूती वस्त्र का कारखाना नानाजी दभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया था। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो पहला सूती वस्त्र कारखाना है और ये किसने स्थापित किया था, पारसी व्यापारी ने, एंड 1854 में, और कहाँ पर, मुंबई में। आगे हम बात कर लेते हैं सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। कब तक, 1880 ईस्वी तक। पहली जूट मिल स्थापित, मतलब पहली जूट मिल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो पहली जो जूट मिल है ये कब स्थापित हुई थी, 1855 ईस्वी में, और बंगाल के रिसरा में। आगे हम बात कर लेते हैं सन 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत होती है। तो कोयला खान की शुरुआत कब हुई थी, 1906 में, एंड सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार, जो कि उस टाइम मतलब बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। तो उस टाइम क्योंकि बिहार मतलब जो झारखंड है वो बिहार का ही पार्ट था, तो जो साकची नामक स्थान है वो अब वर्तमान में देखें तो वो झारखंड में पड़ता है, बट उस टाइम वो बिहार में था। तो जो जमशेदजी टाटा हैं इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना की थी। कब की थी, 1907 में, और कहाँ पर, साकची नामक स्थान पर। आगे हम बात कर लेते हैं सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की स्थापना होती है। ये पूरे भारत में व्यापारिक हितों के काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1927 में, एंड इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे देख लेते हैं सन 1850 ईस्वी के बाद से भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे, क्योंकि उससे पहले जो वस्त्र बनते थे वो हाथों से ही बनते थे सामान्यतः, लेकिन 1850 के बाद यहाँ पर मशीनों वाले उद्योग भी खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूती काटने का था, दूसरा जूट और तीसरा कोयला का उद्योग था। आगे हम बात कर लेते हैं 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये क्यों होती है, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ये एक संस्था थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि मजदूरों की हितों की रक्षा करती थी। झरिया और गिरिडीह कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध थे। तो कोयला खानों के लिए जो प्रसिद्ध थे वो झरिया और गिरिडीह थे। इसके अलावा जूट उद्योग बंगाल में था, और ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर में, जामदाई बुनाई, ये बुनाई का नाम है जामदाई, ये लखनऊ में प्रसिद्ध थी, और लौह उद्योग जमशेदपुर में, नील बागान उद्योग चंपारण में। आगे अगला चैप्टर है चैप्टर 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। तो अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी, इससे भी अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे, इसमें भी मतलब। तो जो अंग्रेजी सेना थी उसमें भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें भी कहाँ के सैनिक सबसे ज़्यादा थे, अवध प्रांत के, क्योंकि जो अंग्रेजी सैनिक थे उनका वेतन उनको ज़्यादा देना पड़ता था, और इंग्लैंड से इतनी मात्रा में सैनिक लाना और उनको वेतन देना ये पॉसिबल नहीं था।
इस वजह से जो अंग्रेज़ी सरकार थी और उनकी जो सेना थी वहाँ पर भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि भारतीयों को वो कम वेतन देते थे। अंग्रेज़ी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक खुश नहीं थे, उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति, यहाँ पर अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो संघर्ष है तो और इसी के चलते 1857 की क्रांति भी होती है। तो क्रांति के भी कई कारण थे। एक तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो सैनिक हैं वो खुश नहीं थे क्योंकि वेतन कम मिलता था। तो यहाँ पर 1857 का ही जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख सैनिक थे कौन कौन थे? बिहार। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो किस सैनिक ने कहाँ पर नेतृत्व किया था, ये यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि बिहार में किसने नेतृत्व किया था। तो ये किया था कुंवर सिंह ने। लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे ने। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने। और इलाहाबाद में लियाकत अली और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने। एंड जो बरेली है, बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। आगे देख लेते हैं 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति। तो ब्रिटिश सेनापति मतलब क्योंकि जो विद्रोह चल रहा था तो उन विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा सैनिक, कहाँ पर किस सैनिक ने विद्रोह दबाया? तो बिहार में किसने दबाया था? विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने। और लखनऊ में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में भी कैंपबेल ने ही किया था। एंड झांसी में ह्यूरोज ने। और दिल्ली में निकोलस एवं हडसन ने। इलाहाबाद में जनरल नील ने। एंड फतेहपुर में जनरल रेनर्ड ने विद्रोह का दमन किया था। आगे हम 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसके कई कारण थे। एक तो अभी हमने पीछे बताया कि सैनिक तो असंतुष्ट थे वेतन से। इसके अलावा किसानों के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, क्योंकि किसान भी काफ़ी परेशान हो चुका था, जनजातियाँ भी परेशान ही थीं। और जो यहाँ पर हमने बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, तो ये सभी भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे ये सहायक संधि और राज्य हड़प नीति अपना करके सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते जा रहे थे। तो इससे भी राजा लोग असंतुष्ट हुए। तो ये कई कारण ऐसे बने थे। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती रहेंगी तो कभी न कभी तो गुस्सा फूटेगा ही। तो जो दिखाई देता है हमको 1857 के विद्रोह के रूप में। तो यहाँ पर हम 1857 के विद्रोह के जो तात्कालिक कारण थे उसको देख लेते हैं, क्योंकि कारण तो कई सारे थे। तो कारण हम सारे पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि किस तरीके से किसानों ने विद्रोह किया, जनजातियों ने किया, और मुग़ल साम्राज्य में भी काफ़ी संघर्ष चला था। इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद ये सारा गुस्सा 1857 की क्रांति के रूप में फूटता है। तो यहाँ पर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड के प्रयोग का निर्णय लिया, यानी कि जो पुरानी बंदूकें थी उनको बंद करवा के एक नई जो बंदूक है न्यू इनफील्ड का प्रयोग किया। और तो क्योंकि जो ये बंदूक थी, इस बंदूक का कारतूस गाय व सुअर की चर्बी का बना हुआ था, तो इस वजह से सैनिकों ने मना कर दिया था। मना इस वजह से किया था कि जो कारतूस था उसको मुंह से हटाना पड़ता था। तो इस वजह से जो हिंदू हैं और जो मुसलमान सैनिक हैं इन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि जो गाय होती है ये हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, एंड जो सुअर की चर्बी है ये मुसलमानों के लिए, मतलब जो सुअर है ये पवित्र माना जाता है। तो इस वजह से दोनों ही जो सैनिक थे, हिंदू एंड मुस्लिम, इन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, यानी कि मुंह में लगाने से इसको मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह में लगाने से मना कर दिया, और जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी के थे। तो ये डेट मुख्यतः आपको याद रखनी है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह में लगाने से मना किया था। विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को होती है, जब मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चलाई और दिल्ली की ओर बढ़ चढ़े। 11 मई को वे दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता स्वीकार करते हैं। यानी कि विद्रोह करने जा रहे थे तो इस टाइम कोई एक प्रमुख नेता भी होना चाहिए कि किसके नेतृत्व में वह ये विद्रोह कर रहे हैं। तो इस वजह से वो बहादुर शाह जो कि मुग़ल शासक था
इसको विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया था 12 मई को, और फिर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं 1857 की क्रांति पर विद्वानों के मत। तो विद्वानों के प्रमुख मत हैं, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा है वी डी सावरकर ने। और सैनिक विद्रोह किसने कहा है, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये कहा है टी आर होम्स, यहाँ पर टी आर होगा, टी आर होम्स ने कहा है। और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये कहा है जेम्स आउटरम व टेलर ने। और राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने। इसके अलावा यहाँ पर एक बुक जो वी डी सावरकर की है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये बुक भी आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं 1857 का विद्रोह और बिहार, क्योंकि हमें बिहार के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर हम 1857 का विद्रोह और बिहार को पढ़ेंगे स्पेशली। प्रमुख नेता यहाँ के कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। ये आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक किसान थे, मतलब जमींदार थे, और इनकी भी जमींदारी अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, तो ये भी असंतुष्ट ही थे। इस वजह से वीर कुंवर सिंह की इस वजह से इन्होंने भी विद्रोह किया था। उसके बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह के द्वारा छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। यानी कि जो कुंवर सिंह थे, उनकी मृत्यु के बाद फिर जो उनका भाई था अमर सिंह, उसने भी विद्रोह को जारी रखा था। आगे हम देख लेते हैं बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बदलाव के लिए अब्दुल बहाव द्वारा शुरू किया गया था, और कहाँ पर, अरब में शुरू किया गया था पहले। उसके बाद भारत में यह आंदोलन सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया। पटना इसका बड़ा केंद्र था। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ साथ सिखों के विरुद्ध भी जिहाद की घोषणा कर दी थी, और 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बहावी आंदोलन है, ये पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये अरब में स्टार्ट हुआ था अब्दुल बहाव के द्वारा। किंतु यदि भारत की बात करें कि भारत में इसको किसने शुरू किया, तो भारत में शुरू किया था सैयद अहमद ने, और 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही अंग्रेज़ों के साथ साथ सिखों के विरुद्ध भी इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी। आगे हम बात कर लेते हैं, दो प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, विलायत अली और इनायत अली, और ये आंदोलन 1822 से 1868 ईस्वी तक चला था। आगे हम बात कर लेते हैं, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मार दी गई। बादशाह को रंगून भेज दिया गया, और 1862 में जो रंगून की जेल थी, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो बहादुर शाह थे, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह, इनको विद्रोह का नेता बनाया गया था, और फिर उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि किस नेता ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, एंड जो अंग्रेज़ सैनिक हैं उन्होंने कहाँ पर जो विद्रोह है उसका दमन किया था। उसके बाद अंततः ये होता है कि जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र हैं, इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और उनका जो बेटा है उसको भी गिरफ़्तार किया जाता है, और उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मार दी जाती है। और बाद में बादशाह को रंगून भेज करके, मतलब रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, और फिर जेल में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक बुक मेंशन थी, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक विष्णु भट्ट गोंडसे थे, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। यानी कि जो विष्णु भट्ट थे, ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे, और इन्होंने एक बुक लिखी है माझा प्रवास। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 7, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। तो अंग्रेज़ों ने अपने शासन काल में 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया काम नहीं किया था। एक्चुअली क्या था कि जो अंग्रेज़ आए थे वो भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, किंतु यहाँ आकर उन्होंने यहाँ की जब व्यवस्था देखी कि सब आपस में ही लड़ने भिड़ने में लगे हैं, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ कर लिया था। किंतु वो मुख्यतः व्यापार करने के लिए ही आए थे, और व्यापार पे ही उन्होंने फोकस किया था। उन्होंने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया शुरू में, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं किया था स्टार्टिंग में, बाद में जाकर के किया है। पहले वो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे और व्यापार पर ही फोकस किया।
1871 में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज, यानी कि 1881 में ये दो कॉलेज स्थापित किए गए थे। एक तो कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज। ये दोनों कॉलेज हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कानूनों और परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किए गए थे। आगे हम बात करें, अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा पर ध्यान देते हुए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख व्यय का निर्णय भी लिया था। काफ़ी बाद में कब 1813 का एक अधिनियम बना था और इस अधिनियम में ही भारतीय शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का निर्णय लिया गया था। और उसमें भी ये स्पष्ट नहीं किया गया था, उसमें इस तरीके से मेंशन था कि जो भारतीय शिक्षा है उस पर 1 लाख व्यय किया जाएगा, किंतु ये जो व्यय होगा ये अंग्रेज़ी शिक्षा के रूप में होगा या जो हिंदी भारतीय भाषाएं थी उन पर खर्च किया जाएगा, ये कोई चीज़ मेंशन नहीं थी। तो इस पर काफ़ी टाइम विवाद भी चला था। और उसके बाद फिर 1854 में वुड का घोषणा पत्र आता है। तो वुड के घोषणा पत्र में फिर इस विवाद तो ये निर्णय लिया गया था कि ये जो विवाद है ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और भारत में जो आधुनिक शिक्षा के ढांचा का निर्माण हुआ है वो भी 1854 के वुड के घोषणा पत्र से ही हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये निर्णय लिया था कि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया था इस टाइम। और इनका जो निर्णय था वो ये था कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषा या फिर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो होना चाहिए, जहाँ पर जिस तरीके की भाषा चल रही है। तो भारतीय भाषाओं का ध्यान रखा जाए प्राथमिक स्तर पर, किंतु जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम इन्होंने अंग्रेजी बनाया हुआ था। उसके बाद सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को स्थापित किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था है ये कब स्थापित हुई, 1784 में, और किसने की, सर विलियम जोन्स ने। इस संस्था के द्वारा समय समय पर एक पत्रिका भी निकाली जाती थी जो भारतीय परंपराओं की चर्चा पर आधारित होती थी। विलियम जोन्स भारतीय परंपरा के प्रति आदर भाव रखते थे। आगे हम बात कर लेते हैं 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। अब आगे हम पढ़ लेते हैं विलियम एडम्स के बारे में। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया था। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस तरीके के स्कूल हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की, और कई स्कूल निजी स्कूल भी थे। तो ये सारी रिपोर्ट विलियम एडम ने अंग्रेजी सरकार को सौंपी थी। इसके अलावा जो महात्मा गांधी थी, तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। और वहीं जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही समर्थक थे, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे, क्योंकि आधुनिक युग में रहते हुए हमें आधुनिक युग की जो भी भाषाएं हैं, यानी कि जो पश्चिमी ज्ञान है उसको भी शामिल कर लेना चाहिए अपनी शिक्षा में। तो इस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही सम्मिश्रण चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और बिहार में 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। ये बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि बिहार का जो प्रथम आधुनिक स्कूल है 1835 में स्थापित हुआ और कहाँ पर, पटना में, और जो स्कूल है वो कौन सा था, कॉलेजिएट हाई स्कूल। इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं लंगट सिंह कॉलेज बिहार के 5वें एवं उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 में स्थापित हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था और उस टाइम जो वायसराय थे विलियम बेंटिंग थे। तो ये जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया था 1835 में लॉर्ड मैकाले ने, और इन्होंने पूरी तरीके से इंग्लिश का समर्थन किया था। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो भारतीय भाषाओं में दी जाए। तो इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही बनाया था। और इसके बाद 1854 में वुड का घोषणा पत्र आता है, जिसमें कि वुड ने ये कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो भारतीय भाषा में एंड उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए, जबकि जो मैकाले हैं इन्होंने पूरी तरीके से इंग्लिश का समर्थन किया था। आगे अगला चैप्टर है जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ। तो
जातिगत आधार पर हमारे देश में भेदभाव होता चला आ रहा है स्टार्टिंग से, अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है। यहाँ पर जाति व्यवस्था को पढ़ेंगे हम। भारत में पहले परंपरागत रूप से कई जातियों के साथ कई क्षेत्रों में भेदभाव देखने को मिलता था। जैसे कि बंगाल की यदि बात करें तो बंगाल में चांडाल जो जाति है उसके साथ भेदभाव होता था। बिहार में डोम, दक्षिण बिहार में भुइंचा, महाराष्ट्र में महार जाति और उत्तर भारत में चमार जाति। तो ये कुछ प्रमुख जातियां हैं जिनके साथ भेदभाव होता था काफ़ी ज़्यादा। आगे यदि बात करें ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण क्या था, तो ब्राह्मण समाज का वह वर्ग जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित किया तथा दूसरी जातियों पर अपना प्रभुत्व कायम कर रखा था। और ब्राह्मण ही कहीं न कहीं इसी ने ही जाति व्यवस्थाएं आरंभ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने मतलब अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और शिक्षित वर्ग भी था। और बाकी जो जातियाँ हैं वो शिक्षित भी नहीं थी, तो जैसा वो बोलते थे वैसा वो मान लेते थे। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई? अशिक्षा के कारण हुई, क्योंकि ये शिक्षित वर्ग था, बाकी अशिक्षित थे। इसके बाद आगे हम बात करें, फिर धीरे धीरे सुधार भी हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का जो जन्म है ये 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने। आर्यवैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका इन्होंने निकाली थी। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। इसमें फुले ने शूद्रों की दास्ता के कारणों की व्याख्या की। उनकी तुलना अमेरिका के नीग्रों से की थी, क्योंकि अमेरिका में जो नीग्रो लोग थे उनके साथ भी काफ़ी भेदभाव होता था। तो यहाँ पर इनकी जो बुक है गुलामगिरी, ये आपको याद रखनी इम्पोर्टेंट बुक है। और कब लिखी? 1873 में। और इन्होंने इसमें शूद्रों की जो दास्ताओं के कारण हैं उनके बारे में बताया था। तो कारण क्या है? एक तो अशिक्षा भी कारण था, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी। तो इस तरीके से इन्होंने कारणों को बताया है गुलामगिरी पुस्तक में अपनी। और इसके अलावा सावित्री बाई फुले जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने महिला समानता के लिए प्रश्न उठाया और बहुजन समाज की स्थापना की थी, क्योंकि महिलाओं के साथ भी काफ़ी भेदभाव होता था। यानी कि जातियों के साथ तो होता ही था, इसके अलावा महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता था, महिलाओं को शिक्षाएँ नहीं दिलाई जाती थी। तो इस वजह से सावित्री बाई फुले ने महिला समानता के लिए प्रश्न उठाया और बहुजन समाज की स्थापना की थी। आगे हम बात कर लेते हैं वीर सेलिंगम। तो वीर सेलिंगम का जो पूरा नाम है वो है कुडुकरी वीर सेलिंगम। इनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था और आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक भी माने जाते हैं ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक कौन है, तो ये है वीर सेलिंगम। क्योंकि ये आपकी SCERT में है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वैसे तो ना पूछा जाए लेकिन बुक में दिया गया है। तो आधुनिक तेलुगु साहित्य के जो जनक हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो गैर बराबरी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था नारायण गुरु के द्वारा। और कहाँ पर? केरल में। आगे बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। एक्चुअली जो 1932 है, यहाँ पर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है और उसके बाद ही फिर महात्मा गांधी हैं ये हरिजन, मतलब इन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया और इन्होंने हरिजन के उत्थान के लिए काफ़ी काम भी करने फिर शुरू कर दिए थे। और इसके अलावा 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया महात्मा गांधी ने और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन ये कब से स्टार्ट हुआ? 1933 और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और स्थापना करके दलित मुक्ति के लिए आंदोलन का बिगुल बजाया था। और साथ ही 1927 में इन्होंने महार सत्याग्रह भी आरंभ किया था और ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव नीति को समाप्त किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी आपको याद रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पेरियार। तो पेरियार यहाँ पर एक नाम है, इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की इन्होंने भी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। साथ ही 1925 में स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया था। एंड 1942 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना की थी और 1950 में BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार।
राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता, समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आधुनिक युग के प्रणेता या फिर आधुनिक जो समाज सुधारक के प्रणेता हैं ये कौन है, ये हैं राजा राम मोहन राय। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति के बारे में मुख्यतः बताया गया है, क्योंकि महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है। पिछले चैप्टर में हमने जातियों के बारे में पढ़ा मुख्यतः, किंतु यहाँ पर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई। सुधार आंदोलन के प्रथम नेता जो हैं वो राजा राम मोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 20 अगस्त 1928 को, और ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा एंड सती प्रथा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सती प्रथा का अंत है ये कब हुआ था, 1829 में एक कानून बना था, उसके तहत तो इसका अंत कर दिया गया था। और किसने बनाया था ये कानून, तो ये बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, एंड किसकी सिफारिश पर, राजा राम मोहन राय के। आगे हम बात कर लेते हैं हिंदू समाज के दोषों, अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत में पाश्चात्य ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा की वकालत भी की थी। कहने से मतलब ये है कि जो हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज में भी दोष हैं, अंधविश्वास हैं और कई कुरीतियाँ हैं, तो उन सभी को हमें दूर करना है। इस वजह से पाश्चात्य ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा की वकालत भी की थी, यानी कि जो पश्चिमी ज्ञान है उसको भी हमें लेना चाहिए, ताकि जो हमारे धर्म में बुराइयां हैं, दोष हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर किया जा सके। एक्चुअली इन्होंने धर्म छोड़ने की बात नहीं की थी, बल्कि इनका ये कहना था कि कोई भी धर्म हो, धर्म ख़राब नहीं होता, बट तो उसमें कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उस वजह से उन चीज़ों को हम ख़त्म कर लें। जैसे कि किसी भी धर्म में कुछ जो दोष हैं, अंधविश्वास हैं, कई कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर कर दिया जाए, ना कि पूरे धर्म को ही ख़राब बताया जाए। तो इस वजह से इनका ये मानना था कि जो भी हमारे हिंदू धर्म में बुराइयां हैं उनको समाप्त किया जाए। इस वजह से पाश्चात्य ज्ञान या जो अंग्रेजी शिक्षा है वो हमारे लिए ज़रूरी है। आगे बात करें यदि, तो ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की प्रक्रिया अपनाई। इन्होंने सती प्रथा पर रोक की बात करी थी, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह को समर्थन किया एंड बाल विवाह का विरोध किया। अगर आज हम देखें तो सती प्रथा पर भी रोक है, महिलाओं की शिक्षा पर बल, यानी कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन मिला है, विधवा पुनर्विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह का भी विरोध, तो बाल विवाह भी अब नहीं होते, किंतु अभी तक इतने टाइम के बाद भी अभी तक इतना ज़्यादा इसको बल नहीं मिल पाया है कि अंतर्जातीय विवाह होने लगे। तो होते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सभी चीज़ें सुधर चुकी हैं। केशव चंद्र सेन ने ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार किया था, ये भी आपको याद रख लेना है। एंड जो राजा राम मोहन राय हैं इनके समर्थक कौन थे, केशव चंद्र सेन इनके समर्थक थे। आगे हम बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को स्थापना की थी, किसकी, प्रार्थना समाज की। आगे हम बात कर लेते हैं 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रनाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन किया था, और इसमें लगभग 200 महिलाओं ने हिस्सा भी लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आपके SCERT में पॉइंट्स दिए हैं सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट ही नोट किया है, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जब हम इसको पूरा कंप्लीट करवा लेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री को, उसके बाद हम यहाँ पर टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए सशक्त आंदोलन चलाया गया। इनके ही प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था, और ये कब पारित हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखना है कि जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है 1856 में, और किसकी सरकार में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, एंड किसके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। आगे यदि हम बात करें, रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जो शारदा सदन के नाम से जाना जाता था। बाद में ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। आगे हम बात कर लेते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, और ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
बाल विवाह का विरोध किया था, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। आगे हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, और स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए गुलामी, अशिक्षा एवं भविष्य के प्रति निराशा को जिम्मेदार माना था। 1893 में यूएसए के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और शिकागो में दिए भाषण ने ही इन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये सम्मेलन आपको याद रखना है 1893 में हुआ था और यूएसए के शिकागो में। आगे हम बात कर लेते हैं पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फारदून जी दोनों ने मिलकर राष्ट्र गुफ्तार नामक एक पत्रिका शुरू की थी। शेख अब्दुल्ला और इनकी पत्नी बेगम वाहिदा जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। आगे हम बात कर लेते हैं बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। आगे बात कर लेते हैं कि वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, ये 1929 में पारित हुआ था। भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में शिशु हत्या का प्रचलन शुरू हुआ 1870 में। इस अमानवीय परंपरा को अवैध घोषित कर दिया गया था। कब? 1870। आगे बात कर लेते हैं 1861 अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया। बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया है। 50% पंचायती राज में भी आरक्षण यहाँ पर मिला हुआ है। कहाँ पर? बिहार में। बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय की माता अघोर कामनी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे हम अगले वीडियो में बाकी के जो चैप्टर बचे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज रखते हैं इतना ही। एंड इसकी जो PDF है ये पूरा हम कंप्लीट करवाने के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।